1979 जब वॉयेजर स्पेस प्रोब ने जुपिटर के मून यूरोपा की पहली तस्वीर भेजी तो वैज्ञानिक हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि इसकी सतह बर्फ से ढकी हुई है और इस पर दरारें हैं। ये दरारें इस ओर इशारा कर रही थी कि बर्फ की परत के नीचे एक विशाल तरल महासागर हो सकता है। यही वो पल था जिसने वैज्ञानिकों में हमारे सौर मंडल के अंदर जीवन की संभावनाओं को लेकर एक नई उम्मीद जगाई। यही कारण है कि पिछले 10 सालों से नासा डेस्परेटली यूरोपा क्लिपर मिशन को डेवलप करने में लगी हुई थी और फाइनली 14 अक्टूबर 2024 को नासा ने इसे सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। और ऐसा अनुमान है कि ये अप्रैल 2030 में जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल होगा, जहां से ये यूरोपा का डीप एनालिसिस करेगा, जैसे कि यूरोपा के सरफेस, सब सरफेस, केमिकल स्ट्रक्चर्स, जियोलॉजिकल एक्टिविटीज एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसका अल्टीमेट गोल ये पता लगाना है कि यूरोपा पर जीवन को पनपने के लिए परिस्थितियाँ कैसी है, क्या वहाँ किसी प्रकार के जीवन है या नहीं। लेकिन इस मिशन की सबसे फैसिनेटिंग बात पता है क्या? जिस तरह वॉयेजर स्पेस प्रोब के साथ गोल्डन रिकॉर्ड भेजा गया था, हाँ वही गोल्डन रिकॉर्ड जिसके साथ धरती और धरती पर रहने वाले जीव जंतु और पशु पक्षियों के साउंड, म्यूजिक, डीएनए स्ट्रक्चर और इमेजेस के साथ साथ हम धरती वासियों की कई जानकारी भेजी गई है, जो पिछले 48 ईयर्स से अंतरिक्ष की गहराइयों में कहीं दूर जाती जा रही है। और नासा एक बार फिर ऐसा ही कुछ करने जा रही है, क्योंकि रिसेंटली लॉन्च किए गए यूरोपा क्लिपर स्पेस प्रोब के साथ भी नासा ने ऐसा ही एक मैसेज भेजा है, जिसे उन्होंने नाम दिया है मैसेज इन अ बॉटल। ये एक ट्रायंगल मेटल प्लेट है जिसे स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है नासा के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के इंजीनियर्स द्वारा, जो ह्यूमैनिटी के प्रेजेंस और हमारी क्यूरियोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसके एक साइड में लिखे गए हैं वाटर वर्ड्स। ये जो आप रिपलिंग लाइंस देख रहे हो, ये 104 अलग अलग भाषाओं में लिखे गए वाटर वर्ड्स हैं। इट रिप्रेजेंट्स अ डिवर्स कलेक्शन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेजेस। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द प्लेट इज अ मोन्टाज ऑफ एलिमेंट्स, जो हमारे द्वारा भेजे गए मैसेज इन अ बॉटल को कंप्लीट करता है। इसमें ये जो हैंड रिटन नोट आप देख रहे हैं, ये अमेरिकन पोइट एडा लेमन द्वारा लिखी गई एक पोयम है, जिसका टाइटल है इन ए प्रेस ऑफ मिस्ट्री, अ पोयम फॉर यूरोपा। ये पोयम 2 वाटर वर्ल्ड्स लाइक अर्थ एंड यूरोपा के वाटर कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और इस पोयम के साइड में ये जो 2 लाइंस आप देख रहे हैं, इट रिप्रेजेंट रेडियो फ्रीक्वेंसीज एमिटेड इन स्पेस बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसे इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन की खोज के लिए एक आइडियल प्लेस माना गया है। डॉक्टर रॉन ग्रेली, जिसे वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द प्लैनेटरी साइंस में से एक माना जाता है, यही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने यूरोपा क्लिपर मिशन को डेवलप करने के लिए अर्ली एफर्ट्स डाले और यूरोपा क्लिपर की नींव रखी। इसके टॉप पर लिखे गए हैं ड्रेक इक्वेशन, अ ट्रिब्यूट टू द विजनरी आइडिया। ड्रेक इक्वेशन का उपयोग कॉस्मोस में इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशंस का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, जैसा कि हमें उम्मीद है, बिकॉज यूरोपा विद सीक्रेट्स येट टू बी एक्सप्लोर्ड। एंड फाइनली स्ट्रक्चर ऑफ द बॉटल, जिसके अराउंड जुपिटर के 4 लार्जेस्ट मून गैनीमेड, कैलिस्टो, आयो एंड यूरोपा ऑर्बिट कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें सिलिकॉन माइक्रोचिप भी लगाया गया है, जिसमें मोर देन 2.6 मिलियन लोगों के नाम लिखे गए हैं। ये मिशन हम धरती वासियों की ओर से 2 ओशियन वर्ल्ड को जोड़ने की ओर पहला कदम है, एक संदेश जो बताता है कि हम कौन हैं और हम क्या खोज रहे हैं। ये स्पेस मिशन बाकी स्पेस मिशन से काफी अलग है। सबसे पहले तो इसकी ट्रेजेक्टरी ही बहुत अलग है, जहाँ बाकी स्पेसक्राफ्ट्स अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए 2 मेथड्स का ही यूज करती है, या तो डायरेक्ट अपने थ्रस्टर्स की मदद से वहाँ तक पहुँचती है, या फिर अपने रास्ते में आने वाले प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट की मदद से। लेकिन यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट ने लॉन्च होने के बाद अर्थ को ऑर्बिट किया, जिसकी वजह से अर्थ की ग्रेविटी ने स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को इंक्रीज और ट्रेजेक्टरी को एडजस्ट करने में असिस्ट किया। नाउ अब ये मार्स तक जा चुकी है और 1 मार्च 2025 को मार्स तक पहुंचने के बाद इसने मार्स को क्लोजली फ्लाई बाय किया। देन मार्स के ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट की मदद से ये अपनी स्पीड को और बढ़ाकर वापस पृथ्वी की ओर आ रही है, जो 3 दिसंबर 2026 को अर्थ के ऑर्बिट में दाखिल होगा और एक बार फिर अर्थ की ग्रेविटी का यूज करके इंटरप्लेनेटरी स्पेस से होते हुए अर्थ से अपने फाइनल डेस्टिनेशन जुपिटर्स मून यूरोपा की ओर निकल जाएगा। और इस दौरान ये 6 सालों की लंबी यात्रा तय करके 11 अप्रैल 2030 को क्लिपर स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के ऑर्बिट में एंटर करेगा। नाउ अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि इसे जाना था यूरोपा के पास, लेकिन पहुंच गया जुपिटर के पास, है ना? बट लेट मी क्लैरिफाई, यूरोपा क्लिपर जुपिटर के ऑर्बिट में एंटर करेगा, ना कि यूरोपा के। और क्लिपर स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के अराउंड एक हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट में रहेगा। अब बृहस्पति की कक्षा में रहते हुए अंतरिक्ष यान कई बार यूरोपा के करीब से गुजरेगा और उसे फ्लाई बाय करेगा। इन फ्लाई बायस के दौरान स्पेसक्राफ्ट यूरोपा के सरफेस, सब सरफेस,
स्पेस, ओशियन और इसके साथ साथ कई साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करेगा। लेकिन सवाल तो अब भी वही है, व्हाई नॉट यूरोपास ऑर्बिट? वेल, यूं तो इसके कई रीजन हैं। यूरोपा की कक्षा तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी एंड वेरी प्रिसाइज पाथ मेंटेन करने की जरूरत होगी। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि यूरोपा लगातार बृहस्पति के चारों ओर परिक्रमा करता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम यूरोपा की कक्षा में एक अंतरिक्ष यान भेजना चाहते हैं तो हमें यूरोपा की स्पीड और ट्रेजेक्टरी को प्रिसाइजली मैच करना होगा और स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी को बढ़ाने और ऑर्बिट में एंटर करते समय इसे स्लो डाउन करना होगा, जो कि बिल्कुल भी फ्यूल एफिशिएंट नहीं होगा और इसके साथ ही स्पेसक्राफ्ट के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वहीं यूरोपा की कक्षा में प्रवेश करने के लिए इतनी ऊर्जा उपयोग करने के बजाय यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान बृहस्पति और उसके चंद्रमाओं जैसे गैनीमेड की ग्रेविटी का उपयोग करके अपना पाथ बदल सकता है। हाउएवर, जुपिटर को ऑर्बिट करके स्पेसक्राफ्ट यूरोपा के इतने करीब पहुंच सकता है कि डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन फ्लाईबाय के लिए इसके ऑर्बिट में एंटर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर स्पेसक्राफ्ट को यूरोपा के ऑर्बिट में भेज दिया जाए तो ये और भी बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि इसे एक ऐसे चंद्रमा के चारों ओर स्थिर कक्षा बनाए रखनी होगी जो लगातार घूम रही है और ऊपर से जुपिटर के मैसिव ग्रेविटी से प्रभावित है। ऐसे में बहुत ही ज्यादा फ्यूल लगेगा जो इसे बहुत बहुत खर्चीला बना देगा। ये स्पेसक्राफ्ट अपने साथ टोटल 9 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लेके जा रहा है। EIS यूरोपा इमेजिंग सिस्टम, इसमें 2 कैमरा है विच इज NAC नैरो एंगल कैमरा एंड WAC वाइड एंगल कैमरा। ये दोनों कैमरास हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कैप्चर कर सकता है, जिससे सरफेस पर मौजूद जल प्रवाह और संभावित जीवन के अनुकूल स्थानों का पता लगाया जा सकेगा। माइस यानी मैपिंग इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर फॉर यूरोपा, ये एक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर है जो अल्ट्रावायलेट से लेकर इंफ्रारेड तक सभी तरह के वेवलेंथ में सरफेस का एनालिसिस कर सकता है। दरअसल जब सूरज की रोशनी यूरोपा की सतह से टकराती है तो ये अलग अलग एलिमेंट्स द्वारा एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट होती है। माइस इसी रिफ्लेक्शन को एनालाइज करेगा ताकि सरफेस के केमिकल स्ट्रक्चर्स का पता लगाया जा सके। इस डेटा से हमें पता लगेगा कि सरफेस पर वाटर एंड ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है या नहीं, और इससे हम उन लोकेशंस को इंश्योर कर सकते हैं जहां ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद हो सकते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है रीजन यानी रडार फॉर यूरोपा असेसमेंट एंड साउंडिंग ओशियन टू नियर सरफेस। यह एक डुअल फ्रीक्वेंसी रडार है जो आइस पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक का उपयोग करता है। ये इंस्ट्रूमेंट 1 मेगाहर्ट्ज से लेकर 50 मेगाहर्ट्ज तक का रेडियो वेव ट्रांसमिट कर सकता है, जिससे ये बर्फ की सतह के नीचे के स्ट्रक्चर्स को स्कैन कर सकता है, जो हमें बर्फ की मोटाई और यूरोपा के समुद्र की गहराइयों के बारे में बताएगा। PIMS यानी प्लाज्मा इंस्ट्रूमेंट फॉर मैग्नेटिक साउंडिंग, इसमें चार्ज्ड पार्टिकल डिटेक्टर्स और मैग्नेटिक सेंसर्स हैं जो जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड प्लाज्मा की स्टडी करेगा, जिससे वैज्ञानिक महासागर की लवणता और गहराई का अनुमान लगा सकते हैं। ETHEMIS यानी यूरोपा थर्मल एमिशन इमेजिंग सिस्टम, ये एक इंफ्रारेड थर्मल कैमरा है जो यूरोपा की सतह से निकलने वाली ऊष्मा को रिकॉर्ड करेगा। इससे हम ये जान सकेंगे कि बर्फ के अंदर कोई ज्वालामुखी गतिविधियां हैं या नहीं, लाइक हाइड्रोथर्मल वेंट्स। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है मैसपेक्स यानी मास स्पेक्ट्रोमीटर फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। इसमें एक आयरन मास स्पेक्ट्रोमीटर है जो हवा में मौजूद मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेगा। इससे हमें यूरोपा के सरफेस पर बायो मॉलिक्यूल्स का पता लगेगा। और SUDA यानी सरफेस डस्ट एनालाइजर, यह एक टाइम ऑफ फ्लाइट मास स्पेक्ट्रोमीटर है जो धूल के कणों की संरचना को मापने के लिए लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करता है। ये इंस्ट्रूमेंट यूरोपा के वातावरण में मौजूद धूल कणों को इकट्ठा करेगा और उनके रासायनिक संरचनाओं का अध्ययन करेगा, जो हमें सतह की मिट्टी और बर्फ के कणों में मौजूद जैविक तत्वों के बारे में जानकारी देगा। नेक्स्ट है UVS यानी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोग्राफ। ये एक अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप है जो यूरोपा से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रिकॉर्ड करेगा, जिससे ये पता लगाया जा सकेगा कि वहाँ कौन कौन से तत्व मौजूद हैं, और साथ ही यूरोपा के वातावरण में पानी, ऑक्सीजन और अन्य गैसों की स्टडी करेगा। एंड द लास्ट इंस्ट्रूमेंट इज PEP यानी पार्टिकल इन्वायरमेंट पैकेज। इसमें कई चार्ज्ड पार्टिकल सेंसर्स और रेडिएशन सेंसर्स लगे हैं जो यूरोपा के रेडिएशन फील्ड में यूरोपा की स्थिति और वातावरण पर उनके प्रभाव को मापेगा। इस एनालिसिस से हम ये पता लगा सकते हैं कि रेडिएशन यूरोपा की सतह पर जीवन को प्रभावित कर सकता है या नहीं। अल्टीमेटली नासा का ये मिशन यूरोपा पर सस्टेनेबल लाइफ इन्वायरमेंट को हर एस्पेक्ट से स्टडी करना है, ताकि इस मिशन के बाद हम इंश्योर हो सके कि यूरोपा पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं, और हमें आगे और ऐसे मिशंस यूरोपा पर भेजने की जरूरत है या नहीं। वेल, आप इस मिशन के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे विज्ञान के किसी नए सफर में। तब तक के लिए बाय।